हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस हब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो चल रही है अपनी आरबीएससी क्लास 10th की चैप्टर वाइज साइंस के लिए सीरीज़ जो चल रही है, उसमें सेकंड चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक ही अपना बचा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है, उसको हम फिनिश कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। इससे पहले आपने बाकी जितने भी सिस्टम पढ़े हैं, अगर उनमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारी वीडियोस को। अगर बाकी कोई भी सिस्टम या कोई भी तंत्र आपने नहीं पढ़ा या आपको समझ नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और बाकी के वीडियोस को भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। जितने भी सिस्टम हमने पढ़े अभी तक, 3-4 सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो वो जो सिस्टम थे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में वो प्रेजेंट थे। मेन जो बात है वो ये है कि वो जो सिस्टम है वो अपना अपना वर्क करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम ये इसीलिए माना जाता है क्योंकि यही उन सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूँ कि हमने देखा था जो हार्ट है वो एज अ पंप हमारे शरीर में काम करता है। वो जो ब्लड है वो ब्लड को शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो एज अ पंप अपनी बॉडी के अंदर काम करता है। लंग्स और किडनी की अगर बात करें तो लंग्स हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम या फेफड़े जो है श्वसन तंत्र के अंदर हमने पढ़े थे। उसके अलावा किडनी की अगर बात करें, वृक्क जिनको हम बोलते हैं, वो हमने पढ़े थे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के अंदर। ठीक है, तो दोनों का जो काम है वो ब्लड प्योरीफिकेशन का है। तो आप याद रखिए, ब्लड को पंप करने का जो काम है वो करते हैं हार्ट अपने शरीर के अंदर, और ब्लड प्योरीफिकेशन का जो काम है यानी ब्लड को शुद्ध करने का जो कार्य है वो करते हैं फेफड़े और वृक्क। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। अगर ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपको पढ़ने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो, और बूस्ट कीजिए अपनी नॉलेज को घर बैठे बैठे बिना किसी खर्चे के। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र हम पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा कि बताया, सभी जो सिस्टम है उनको ये कंट्रोल करता है। इसका जो काम है वो कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं। अगर आपने कंप्यूटर देखा है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है। ठीक, सीपीयू का जो मेन काम है क्या होता है, पूरे के पूरे जो कंप्यूटर है उसको कंट्रोल करते हैं। उसके और भी पार्ट्स होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये जो है इनपुट डिवाइसेस होती है उसके अंदर। तो कंप्यूटर के बारे में अगर थोड़ी भी नॉलेज आप रखते हो तो जो काम वहाँ पे सीपीयू का है वहाँ पे वही काम अपनी बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र का है। तो जो ब्रेन है, जो मेन पार्ट है ब्रेन, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये मुख्य अंग हैं अपने बॉडी के। तो जो ब्रेन है वो एज अ सीपीयू अपने शरीर के अंदर काम करता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है अपने बॉडी की, जो ब्रेन है वो। ठीक है, वो कनेक्ट करता है और ऑर्गन से। ठीक है, मस्तिष्क से अंगों को जोड़ता है। ठीक है, यानी जो तंत्रिका तंत्र है वो मस्तिष्क से अंगों को जोड़ता है और इस तंत्र के माध्यम से ही जो ब्रेन है पूरे के पूरे अंगों को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। ठीक है, बाय द वे आपने वो पढ़ लिए तो उसके बारे में हम ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं। अगर उन तो कोई भी टॉपिक्स आप कोई भी जो सिस्टम है वो आपने नहीं पढ़ा तो आप वो वीडियोस चैनल पे से देख सकते हैं। तो इसकी अगर बात करें मस्तिष्क की, तो कंट्रोल यूनिट ये है, नियंत्रण इकाई इसको बोला जाता है बॉडी की, शरीर की। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन जो है इसका दूसरा काम है। और मुख्य जो अंग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। एक डायग्राम के साथ हम इसको समझ लेंगे। फिर भी आपने ये चीज़ें देखी, आपको स्लाइड में साइड डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपना नर्वस सिस्टम होता है जो अपनी बॉडी के अंदर कैसे वर्क कर रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए और जो लिखा हुआ है बोर्ड पे इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आपने नोट किया होगा। अब जैसा कि आपको एक चीज़ समझ आई होगी कि जो ब्रेन है वो सीपीयू की तरह वर्क करता है, यानी कि पूरी की पूरी जो शरीर को वो कंट्रोल करेगा। एक तरह से वो पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं, प्रत्येक जो अंग है, प्रत्येक सिस्टम है, वो इसके कंट्रोल में होंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपने देखा,
अब हम एक डायग्राम बना के देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपके कोई डायग्राम भी आता है तंत्रिका तंत्र का, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो उनको हम, जैसा कि हमने हर एक जो सिस्टम है उसका डायग्राम बनाया, वो काफ़ी ईजी हमारे लिए हो गए जैसे ही हमने डायग्राम बनाया। और जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ कि 70 to 80% जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाता है एक बार अगर आप डायग्राम समझ जाते हैं। तो डायग्राम के अंदर जो मेन चीज़ है वो है अपना ब्रेन। तो जो ब्रेन है वो कुछ ऐसा होता है। एक डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, तो जैसे मैं अगर खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, एक बार थोड़ा पीछे की तरफ जाता हूँ। ऐसे जब मैं खड़ा हूँ तो ये जो है ये स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर ये होता है अपना ब्रेन, यानी क्रेनियल यानी कपाल के अंदर प्रेजेंट होता है अपना ब्रेन। और ये उसी के भाग हैं। जब हम ब्रेन को और भी एक्सप्लेन करेंगे, मस्तिष्क को जब और भी विस्तृत हम देखेंगे अगले टॉपिक्स में, तो वहीं पे हम देखेंगे कि ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अभी जो आपको मेन चीज़ जाननी है मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, तो वो है ये एक डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये है मस्तिष्क। मेन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस साइड जो है अपना माउथ है, ठीक है, यानी ये आगे की साइड है। और ये बैकबोन जिस साइड रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है वो ये वाली साइड है। यानी इस साइड की अगर बात करें तो ये रीढ़ की जो हड्डी है अपनी, रीढ़ की हड्डी ये इस साइड है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए था। ये हो गया अपना ब्रेन। और ये जिसकी अगर हम बात करें तो ये है मेरुरज्जु, ठीक है, ये है मेरुरज्जु। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रेन, और इसको बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मेन जो बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसा अभी स्लाइड में आपने जो डायग्राम देखा था, मेन एक बीच में से जो मेरुरज्जु निकली हुई थी, इसमें पेड़ की जड़ों के जैसे छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई होती है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊँ जैसे कि ये कोई इंसान है, अगर उसका ये ब्रेन और उसकी स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु है, इसको अगर ऐसे घुमाते हैं, ऐसे जैसे मैं इस साइड घूम गया, तो ये पोर्शन अगर हम देखें इसका, तो यहाँ से इसमें से कुछ ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो जैसे जब हम बात करें, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे हो गया अपना ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर उपस्थित है मस्तिष्क। यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी है अपनी पीठ तक, ठीक है, ये बैकबोन जो होती है, इंग्लिश में इसको बैकबोन बोलते हैं। तो उन जो हड्डियों हैं, जो हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों के बीच यहाँ से यहाँ तक जो बैकबोन है, इसके अंदर 33 यानी 33 हड्डियाँ प्रेजेंट होती है, उनको वर्टिब्रा बोला जाता है। तो उनके अंदर ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, एक पाइप होता है, पाइप हम उसको बोल सकते हैं। तो वो मेरुरज्जु होती है, और स्पाइनल कॉर्ड उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। और वहीं से वो जो हड्डियाँ होती हैं उनके बीच में गैप होता है, यहाँ से यहाँ तक 33 हड्डियाँ। तो वहीं से जो ये पाइप है, इसी में से छोटी छोटी जड़ों की जैसी संरचना होती है, रूट्स की जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो निकली हुई होती है। और प्रत्येक जो अंग है अपने, हर एक जो अंग है, हर एक जो कोशिका है, वहाँ तक वो जुड़ी हुई होती है। और जैसे कि प्रत्येक जो तंत्र है उसमें अपने सबसे सूक्ष्म इकाई जो पड़ी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो पड़ी उस सिस्टम की, वो हर एक जो सिस्टम में पड़ी हमने। तो इसकी अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर वो होती है नर्व सेल या न्यूरॉन उसको बोलते हैं, ठीक है। अभी हम उसकी भी स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको बोलते हैं नर्व सेल, ठीक है, नर्व कोशिका जिसको बोला जाता है। तो इसके चारों तरफ होती है ऐसे हड्डियाँ, ऐसे हड्डियों के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ऐसे गैप लग लग के ऐसे हड्डियों के अंदर या 33 वर्टिब्रा कोलम्स होती है। और इनके बीच में जो जगह है, यहीं से ऐसे निकली हुई होती है अपनी क्या, जो रूट्स जैसी संरचना होती है वो। तो एक बार मैं ये रूट्स जैसी स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ हड्डियों को मिटा के, क्योंकि अपन को भी स्केलेटल सिस्टम इसको हम पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में, उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलेटल सिस्टम। हिंदी में भी थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा उसका, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो यहाँ से ऐसे रूट जैसी स्ट्रक्चर्स निकली हुई होती है और प्रत्येक अंग तक वो पहुँचती है। तो ये जो दो भाग हैं मस्तिष्क और ब्रेन, ये जो दोनों पार्ट हैं, ये तो आते हैं अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, इसको गिना जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इनको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पेलिंग आपको आती है,
अगर किसी को बच्चे को इंग्लिश में याद होता है तो अच्छी बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको हम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है यहाँ से जब ये निकलती हैं तो गुच्छे के रूप में निकलती हैं। जैसे रूट्स होती है अपनी, तो सबसे पहले जो बिल्कुल तने से जो निकलती है तो ग्रुप में निकलती है, फिर और भी अलग अलग भाग में वो बढ़ जाती है, तो इनको बोला जाता है गुच्छिका। गुच्छों में निकलती है तो इसको हम गुच्छिका बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं गैंग्लियन। ठीक है, और जब जो भागों में जैसे पैरों में पहुंच गई तो बहुत महीन हो जाती है, बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ इनकी हो जाती है लास्ट में। और तो ये जो है पूरा सिस्टम, ये जो उत्तक जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, लेकिन ये जिन सेल्स से बनी हुई होती है, जिन कोशिकाओं से बनी हुई होती है, वो कोशिकाएं नर्व सेल्स कहलाती है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका इनको हम हिंदी में बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका इसको बोला जाता है, नर्व सेल। ठीक है, तो वो आगे जाके जो बनेंगी तो बचेंगी ये, इनको हम बोलेंगे नर्व्स। तंत्रिकाएं ये बच जाती हैं। और ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों भाग हैं, ठीक है, ये आते हैं अपने परिधीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसको एक बार आप नोट कीजिए, ये आपको समझ में आया होगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ये आपने नोट किया होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक बार बिठा देता हूँ। उसके बाद में थोड़ी सी जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों में हमने यहाँ से बांट लिया। ठीक है, उसके भाग भी हमने देख लिए। एक तो है अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरा जो है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमने देख लिया। तो जैसे कि अगर बात करें, ये ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अपने शरीर के बिल्कुल सेंटर में होती है, पीछे बैकबोन है उसके अंदर वो प्रेजेंट होती है। अगर मैं बात करूँ, जैसे ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये अगर एक स्पाइनल कॉर्ड है, अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ और एक हड्डी यहाँ से निकालेंगे ना, तो वो जो हड्डी है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, वो जो बोन है वो कुछ ऐसी आपको दिखाई देगी और इसमें एक होल होता है। ऐसी बहुत सारी 33 हड्डियां ऐसे ऐसे होंगी। जैसे अगर मैंने ये इसको ऐसे कर दिया, ये जो सीधी बैकबोन थी इसको ऐसे कर दिया, ये ऊपरी भाग है, इसके ये जो छेद है इसके अंदर पूरी जो मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इसके अंदर जाई हुई रहती है, मतलब ऐसे। और यहाँ पे जो गैप होता है उससे छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में, शाखाओं के रूप में निकलती रहती है। तो ये जो प्रेजेंट है दोनों, क्योंकि ये सेंटर में है शरीर के, इसीलिए इनको बोला जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ये आते हैं। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ से जो ब्रांचेस निकली हुई है, जो रीढ़ की हड्डी जो है अपनी, उसके बाहर जैसे हाथों में जो ब्रांचेस यानी कि जो तंत्रिकाएं नर्व जो जाए पहुंच चुकी है, पैरों में जो पहुंची हुई है, ठीक है, तो वो साइड में है, परिधि में है। जैसे कि जो व्रत है उसकी परिधि कहाँ पे होती है, ये वाली लाइन, और केंद्र कहाँ पे होता है ये। तो इससे आप समझिए शरीर के जो बाहरी हिस्सों में वो फैली हुई है, शरीर के बाहरी हिस्सों में फैली हुई है परिधि की साइड में, तो इसको परिधीय तंत्रिका तंत्र हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, तो अब जो नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, इसके भागों को एक चार्ट हम बना लेते हैं। ठीक है, एक करेक्टराइज चार्ट क्लासिफिकेशन इसका हम कर लेते हैं, कौन कौन से इसके भाग है और उनके अंदर भी कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले मैं बना लेता हूँ। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो पहले मैं बना लेता हूँ, उसको देखिए, क्या पता आपकी नोटबुक में आएगा या नहीं आएगा, आपको थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा करके ही बनाना पड़ सकता है नोटबुक को। तो इसके अंदर दो भाग हमने देखे। ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख दूँ तो चलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंग्लिश में भी चलो मैं लिख देता हूँ, सेंट्रल नर्वस और सिस्टम। ठीक है, और दूसरा जो था अपना परिधीय, इसको बोलते हैं पेरिफेरल। नाम मैंने पहले बता ही दिया, तंत्रिका और तंत्र। ठीक है, PNS। चीजें बहुत सारी लिखनी है यहाँ पे, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके सिर्फ दो भाग हमने पढ़े। ठीक है,
इसके अंदर हमको देखना है जो दो मुख्य अंग हैं वो मुख्य अंग भी हैं, क्योंकि वही पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं मेनली अगर बात करें तो। ठीक है, तो इसके अंदर जो दो भाग हैं, पहला है अपना ब्रेन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में आपने इनके नाम देख लिए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को, ये दो हो गए। मेन जो हमको बात करनी है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो प्रकार का है, इसके अंदर जो दो भाग हमने पढ़े वो पार्ट तो हमने देख लिया, लेकिन अगर वर्क के रूप में, जैसे कि अभी इनके और भाग भी हमको देखने हैं। इसके अंदर तीन पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। स्पाइनल कॉर्ड है, ये तो कॉर्ड है, इसके अंदर से गैंग्लियन यानी कि गुच्छिकाएं निकली हुई होती है। तो इसके दो भाग जो हमको देखने हैं, एक है कायिक तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा जो है अपना ऑटोनोमस, ठीक है, इसको बोलते हैं स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका और तंत्र। ठीक है, ये जो दो नाम हैं इनकी अगर बात करें तो ये जो सोमेटिक है ये वॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब ये ऐच्छिक होता है, इसके अंदर जो भाग आई हैं वो ऐच्छिक क्रिया जो हम करते हैं तो उसको ये कंट्रोल करता है। कायिक जो तंत्रिका तंत्र, जैसे कि जो मसल है, किसी ने सुई चुभो दी, यहाँ पे मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, वापस से मैसेज आएगा ब्रेन से कि हाथ हटाना है, तो एक्शन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन ये एक प्रोसेस होती है, तो उसको हाथ को हटाना वो तो एक कायिक है, ऐच्छिक है। मेरी मर्जी, अगर मैं नहीं बैठा हूँ तो वो सुई चुभ जाएगी, लेकिन अगर मेरी इच्छा है कि नहीं हटानी तो नहीं हटाऊंगा, तो ये होता है ऐच्छिक भाग। ठीक है, इसको ऐच्छिक और अनैच्छिक ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दो भाग हैं, क्योंकि होता क्या है, एक जो नर्व है, कोई भी चीज अगर अपन को करनी है तो जैसे कि इसके दो भाग हैं, सेंसरी, ठीक है, यानी संवेदी। ठीक है, दूसरा जो है वो है मोटर, मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, दो हो गए। जैसा कि मैंने बताया कि ऐच्छिक क्रियाएं इसके अंदर आती है, यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं को सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी कायिक तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि किसी ने सुई चुभोई तो वो महसूस होगी, पहले महसूस कराने के लिए जो मैसेज है वो सेंसरी जो नर्वस सिस्टम है, सेंसरी जो तंत्रिकाएं हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी तंत्रिका, ये होती है संवेदी तंत्रिकाएं जो हैं शरीर के पास, जो छोटे छोटे जो अंग हैं यानी कि जो त्वचा है उसके पास। ठीक है, और इसको मोटर नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो वो जो है वो मैसेज पहुंचाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसके अंदर ब्रेन के पास, वो उसका मैसेज जाएगा, यहाँ से होते हुए पहले पहुंचेगा और नर्व से होते हुए गैंग्लियन, और गैंग्लिया से यानी कि गुच्छिकाओं से होते हुए पहुंचेगा अपनी मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु उसको पहुंचाएगी ब्रेन यानी मस्तिष्क के पास। ठीक है, तो ये संवेदी। अब ब्रेन के पास जब मैसेज चला गया कि कुछ चुभा है या कुछ महसूस हुआ है, अगर आग में अपना हाथ लग गया, ठीक है, कोई गर्म वस्तु के अपना हाथ टच हो जाता है तो ब्रेन के पास वो मैसेज जाएगा कि वस्तु गर्म है। देखिए, अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन जैसा मैंने कंट्रोल या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला है, ठीक है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। तो किसी भी इंसान के अगर हार्ट यानी हृदय डेड हो जाता है या बंद हो जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, प्रॉपर डेथ हो जाती है। लेकिन सिर्फ अगर ब्रेन की बात करें, अगर किसी इंसान का ब्रेन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं कोमा वाली जो स्टेज है। ठीक, कोई पर्सन कोमा में तब चला जाता है जब उसका ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है। अब जो ब्रेन है वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो कोई क्रिया नहीं कर रहा, तो जो अंग है ऐच्छिक क्रियाएं बंद हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ चलेंगे अनैच्छिक जो अपने कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ उसको ऑटोमेटिक जो चीज़ें होती है, यानी ये होती है अनैच्छिक क्रियाएं, ये अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि पलकों का झपकना। ठीक है, उसके अलावा हृदय का मतलब पंप करना ब्लड को, रक्त को, वो 24 घंटे पंप करता रहता है। तो संवेदी तंत्रिका से मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो मैसेज है यहाँ पे, जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जो सुई टच हुई वो एक डाटा या एक मैसेज टाइप का होगा। ठीक है, तो ये क्या करती है,
अंग से यानी ऑर्गन से मैसेज को CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास लेकर जाती है। ये यहाँ से इनको कनेक्ट करती है। इसकी अगर बात करें कि जब रेस्पॉन्स आएगा, ये उद्दीपक है, यहाँ से उद्दीपक मिलेगा, उसका रेस्पॉन्स यानी अनुक्रिया कुछ ना कुछ अपना शरीर देगा। जो मस्तिष्क ने जो मैसेज भेजा कि हाथ हटाना है या नहीं हटाना है, तो ये पहुंचाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उस अंग तक। ठीक है, तो ये इनके काम हो गए। ये एक बार अभी मैं कर देता हूँ फिर उसके बाद आप इनको नोट कर लीजिएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप इनको हम एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। इसके जो 2 भाग हैं, ऑटोनोमस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये खुद की मर्जी से काम करता है। जैसे हार्ट बीट, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हृदय को रोक लोगे, सांस का आना जाना वो भी अपन नहीं कर रहे। अपन चाहे कोई सा भी काम कर रहे हो, चाहे आप नींद में हो, आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर नहीं है उस टाइम, तो भी आप सांस तो ले रहे हो। ठीक है, तो सांस का लेना, हृदय का चलना, वो सारी चीज़ें अनैच्छिक यानी ऑटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। इसके भी 2 भाग हैं। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। तो इसके जो 2 भाग हैं, एक है पैरा सिम्पैथेटिक, इसको हिंदी में बोला जाता है शायद परानुकंपी। आई थिंक परानुकंपी आपकी बुक में दे रखा होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है आप इनको भी ऐसे ही लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेस की दिक्कत है, बस आपको समझ में आ जाए वो बहुत है। आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। दूसरा है सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, इसको शायद बोलते हैं अनुकंपी। ठीक है, नर्व्स। इसमें क्या होता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कि अपन बहुत तेज गति से भागेंगे, ठीक है, बहुत ही तेज गति से भागेंगे, तो जो हर एक जो अंग है वहाँ पे जो ब्लड है वो बहुत तेज गति से मूवमेंट करेगा। अब जो ब्लड है, जैसा कि श्वसन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा था, जब ब्लड फेफड़ों के पास भी बिल्कुल फास्ट फास्ट जाएगा और वहाँ से जल्दी से हार्ट के पास आ जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है कि जब हम तेज गति से भागेंगे तो क्या होगा कि जो अपनी सेल्स हैं वो थक जाएंगी, उनके अंदर जो ग्लूकोज है, यानी कि देखो दौड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ पे बनती है, कोशिकीय श्वसन जब हमने पढ़ा था तो कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा बनाई जाती है। कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यानी रेस्पिरेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन जब मिलती है उसको, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है टूट जाता है ऊर्जा, और CO2 और H2O के अंदर वो हमने पढ़ा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन से भी आप देख सकते हैं वो जो वीडियो है फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेल्स को ऊर्जा देनी है बॉडी के पास, ठीक है। सेल्स क्या करेंगी, उसको ऑक्सीजन चाहिए तो मैसेज भेजेंगी ब्रेन को। ब्रेन जो है, ब्रेन का सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और हार्ट बीट को बढ़ा देगा। जैसे ही हार्ट बीट यानी कि जो हृदय है उसकी धड़कन बढ़ेगी तो रक्त को जल्दी जल्दी शरीर के पास पहुंचाएगी। तो रक्त को जैसे ही शरीर के पास जल्दी जल्दी पहुंचाएगी तो कोशिकाओं को भी जल्दी जल्दी से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जैसे अपन बहुत तेज भाग लिए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम थक जाएंगे, ठीक है, अपनी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, तो थकान उससे महसूस होने लग जाएगी हमको। तो क्या होगा, थकान जैसे ही हो गई, अब हार्ट उसी गति से मूवमेंट करेगा, तो अब एक मैसेज वापस से ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है, कि भाई हम काफ़ी थक चुके हैं और हमको रेस्ट की ज़रूरत है। और उसी टाइम पे जो हार्ट है वो भी काफ़ी तेज गति से काम कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो वो मैसेज जो है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने पहले धड़कन को बढ़ाया, अब जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मैसेज जाएगा और वो जो है हार्ट की जो गति है उसको कम करेगा। तो ये ऐसे ही प्रत्येक जो अनैच्छिक अंग जो क्रिया कर रहा है, जैसे पलकों का झपकना, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमने खाना खाया तो जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, लास्ट जो टॉपिक है वो चैप्टर का, उसको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे खाना खाया तो कुछ एंजाइम्स बॉडी के अंदर हमने पढ़े थे, माल्टोज, सुक्रोज वगैरह वो पढ़े थे। माल्टोज को पाचन डाइजेशन के लिए माल्टेज की आवश्यकता होती है। HCl का स्त्रावण होता है, जठर रस को जिस हम बोलते हैं पेनक्रियाज वगैरह, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, तो ये हमने पढ़े थे। तो इनका स्त्रावण करना सिंपैथेटिक का काम है, ठीक है। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो गया, उस जगह से निकल चुका फूड, तो वो पैरासिम्पैथेटिक उसको वापस से रोक देगा। तो ये सारा सिस्टम ऐसे काम करता है, एक दूसरे के अपोजिट ये कार्य करती है। तो ये आप
अभी एक बार पाठ के आगे जब हम देखेंगे तो इसको समझ लेंगे चैप्टर में, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो ये आपने जो है नोट किया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे, ये आपको समझ में आ गया, ओवरव्यू हमने देख लिया, एक डायग्राम हमने देख लिया कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। हम जो आज का लास्ट पॉइंट है, जो नर्व सेल्स होती हैं, ठीक है, आपको तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, सबसे सूक्ष्म सेल्स होती हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, उसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें इस टॉपिक को फिनिश करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे कि सभी जो तंत्र हमने पढ़े उसके अंदर कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं जिनसे मिलकर वो पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है, तो ये जो है तंत्रिका तंत्र, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की अगर हम बात करें, सबसे छोटी इकाई, ठीक है, सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो जो होती है इसके अंदर, वो होती है नर्व सेल, इसी का नाम है न्यूरॉन, ठीक है। तंत्रिका कोशिका। एक और जो स्पेशल बात है इसके बारे में जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि यही जो सेल है, नर्व सेल, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको हम बोलते हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की या शरीर की, आप तो ये लिख लीजिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये होती है, ठीक है, लंबी कोशिका ये होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल, याद रखिए, लार्जेस्ट नहीं बोला है, लॉन्गेस्ट बोला है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ये होती है। अगर लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें, लंबी की नहीं, लंबी तो होती है अपने मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है नर्व सेल। बड़ी की अगर बात करें तो फीमेल्स यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा, तो जो एग है वो होता है लार्जेस्ट, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा आपको बनाना है, ये है सेल बॉडी, यहाँ से लंबी पूंछ सा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये केंद्रक, इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स यानी कि कुछ कणिकाएं भरी होती है, इनको बोलते हैं नजल ग्रेन्यूल्स। ये हो गई दो भागों में, ये भी बट गई दो भागों में, ठीक है। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी आप बना लीजिए। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे हेयर्स यानी बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। आज ये डायग्राम देखेंगे, कल इसके कुछ टाइप्स होते हैं। जो नर्व सेल्स होती है ये 2-3 प्रकार की होती है, वो भी हम कल देख लेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इसके चारों तरफ ऐसे कवरिंग होती है, ये भी एक टाइप की सेल्स होती है, तो इनके पास भी न्यूक्लियस होगा, यानी कि ये कोशिकाएं, तो इनके पास केंद्रक तो होगा ही, ठीक है। अब मैं इनके नाम लिख देता हूँ एक एक पॉइंट का। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ऊपर की, ये है कोशिका काय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल बॉडी, ठीक है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेंड्रोइड्स, डेंड्राइट्स। हिंदी में एक बार मैं देखता हूँ इसका नाम क्या है, मैं थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, ठीक है। बीच की जो स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस। ये जो है पूंछ जैसी संरचना, ये होती है एक्सोन, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सोन। हिंदी में भी इनके नाम लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं है मेरे को, तो उनको मैं देख के बता दूंगा। ये होती है स्वान सेल, स्वान सेल ये होती है, ठीक है। ये होते हैं सिनेप्टिक, सिनेप्टिक नोब ये कहलाते हैं। हिंदी में मैं इनके नाम लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, देख के एक बार। तो इसको बोलते हैं दुमाक्षर, अजीबोगरीब नाम होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तंत्रिकाक्ष, आपकी बुक में भी ये नाम है, वहाँ से भी आप इनको नोट कर सकते हैं। तो ये दो नाम हैं, ये मेरे को मिले, ठीक है। बाकी अब आपकी बुक जो है उसके अंदर अगर हिंदी में नाम है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा,
ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज़ आप कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ये डायग्राम आप बना लीजिए। आज की जो क्लास है, ये लास्ट टॉपिक ये जो हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, तो आज थोड़ा टेम्परेचर भी ज़्यादा है, गर्मी का थोड़ा सा माहौल है आज, तो आप सभी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत वबीयत का ख्याल रखिए, बाहर मत जाइए, मास्क वगैरह का यूज़ कीजिए, अगर कोई ज़रूरी काम से बाहर जाना भी होता है तो, और घर पे ही बैठे रहिए। तो स्टे विद अस एंड बूस्ट योर नॉलेज ऑन आवर चैनल साइंस हब। कुछ आप सीखिए, कुछ हमें भी आपसे सीखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसके जवाब हम देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ही सीखना सिखाना चलता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।